Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and everybody who's tuned into PTV Sports, ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. आप लोग देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एक्साइटेड भी हों, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जो है वो रिज्यूम कर रहा है। और नॉट जस्ट दैट, मेरा ख्याल है उस हवाले से तो मैं जरूर बात करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात जरूर करना चाहता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने जो हमने यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की मिसाल कायम की, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जी एक कौम जो है वो तभी बनती है जब वो यूनाइटेड स्टैंड करते हैं, व्हेन दे हैव फेथ एंड दे हैव डिसिप्लिन। आज यौम तशक्कुर मनाया गया मार्काए हक के ऑनर में, नॉट जस्ट दैट बनियान अल मसूस, और स्टनिंग सेलिब्रेशन हमें नजर आई अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल ऑफ आवर army chiefs to be there, may it be army chief, may it be navy chief, may it be air force chief, our prime minister, everybody was there, and it kind of gives a very global message to the audiences out there, and that is that Pakistan alhamdulillah stands united and they know how to give a befitting response as well. Not just that, from all walks of life, may it be artists, may it be cricketers, may it be superstars, everybody was there. And since I was supposed to be at work, couldn't really make it, but thank you so much for the opportunity as well. But ख़वातीनो ज़ात, उन्हीं सितारों में कुछ दो सितारे ऐसे हैं जो अब हमारे पास पीटीवी स्पोर्ट्स में उतरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके साथ आज गपशप करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के उस मैदान के बारे में जिसमें अभी तक 8,197 रन बन चुके हैं, 348 विकेट्स गिर चुकी हैं, 376 छक्के लग चुके हैं और 724 चौके लग चुके हैं। ख़वातीन आज़ाद हमारे साथ मौजूद है उन्हीं दो सितारों में से सबसे पहले फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, द मोस्ट सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। नॉट जस्ट दैट, ख़वातीन आज़ाद उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, तो जितना इस शख्सियत ने काम किया, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान की क्रिकेट में ख़वातीन के लिए किसी और ने काम किया होगा। फॉर्मर स्किपर फॉर वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल, वुमेन्स T20 इंटरनेशनल एज वेल, हमारा सितारा है और ये है मिस सना मीर। हेलो मिस सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। सुना है आप हमें कोई नेक्स्ट मंथ सरप्राइज देने वाली हैं कोई आईसीसी के हवाले से? सरप्राइज को सरप्राइज देने दे। आज मुझे लग रहा है शोएब भाई वाली बात मुझे करनी पड़ेगी कि आपको खबरें कोई और दे रहा है। नहीं, हमें खबरें तो कोई और दे रहा है बेशक, बिकॉज आपको पता है हमारा तो टीम वर्क है, आप लोगों का भी टीम वर्क है और हमारा भी टीम वर्क है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। यौम तशक्कुर आज आप लोग बड़े ही अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। जब पीटीवी का कैमरा पैन हुआ फिर बाजिद भाई, फिर थोड़ी बार देखा सना मीर, फिर देखा शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, उमर गुल, ऑल ऑफ दीज पीपल, हमारे आर्मी चीफ्स मौजूद, वज़ीर आज़म मौजूद थे वहाँ पर। आपको कैसा लगा और व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, एक तो मेरे से तो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात थी, सना से शायद ना हो, लेकिन मेरे से तो बहुत बड़ी बड़ी वहाँ शख्सियात आई हुई थी, तो बहुत एक जश्न का ज़ाहिर है वो सेलिब्रेशन तो थी, बट जो ऑनर कर रहे हैं हमारी आर्म फोर्सेस को और जो ज़ाहिर है जो लोग इस में जो शहीद हुए हैं, जो गाजी हुए हैं, वो मतलब उस आप ऑनर तो करते हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। बट जब वो जहाज गुजरे तो तब रोंगटे खड़े हो गए, जब 3-4 दफा वो गुजरे तो तभी मजा आया, पता चल गया था, उसकी आवाज से ही बंदा ना पता चल जाता है कि आ गए कि बिग बॉयज आ रहे बड़े मुंडे आ गए ने वो नसी नहीं। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने बात की अभी, हम थोड़ी देर पहले जब बाजू भाई से मिले मैंने भी इनसे यही तस्करा किया कि वो जो जब जहाज आते हैं ना, हमारे JF-17 थंडर्स आते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार एक माहौल चेंज हो जाता है। और जब हमने वो क्लिप देखा तो उसमें टीवी में नीचे आप थी और ऊपर से जहाज जा रहे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई थिंक एक तो ऑब्वियसली इस वक्त एक इमोशनल बहुत ज़्यादा एयरफोर्स के साथ एक आपका एक्चुअल लिंक, ख़ास तौर पे इस सारी सिचुएशन के बाद एक बहुत ही करीबी लिंक, क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में थे तो आर्मी के साथ तो लिंक करीब था हमेशा से, लेकिन एयरफोर्स के साथ इतना करीब इमोशनल अटैचमेंट हमें बहुत ज़्यादा और फील हुई। और उसके बाद फिर ये देखने को मिला। और बस आई थिंक मेरी एक फ्रेंड है, उनके अब्बू भी एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं, उनकी आज बर्थडे भी थी, और मतलब एक ऐसा माहौल जिसमें आपको ये फील होता है यू आर कनेक्टेड टुगेदर। जब हम वो कहते हैं ना इस परचम के साए तले हम एक हैं, आई थिंक वो जो एक बात एक्सपीरियंस की, और जो बात बाजिद भाई कह रहे हैं ना कि वो जहाज़ों की जो आवाज़ थी ना, वो लिटरली अपने आप को रोकना पड़ा था, आंसू भी आ रहे थे, जज्बा भी आ रहा था। और बस मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था कि वो किस तरह के लोग होंगे, जो पायलट्स का जो कैलिबर है,
कि इस तरह की एक मशीन जो इतनी फास्ट है, इतनी उसके अंदर इतना कुछ मौजूद है, उसको जब आपने कंट्रोल करना है तो वो कितनी एक ज़बरदस्त उनकी ट्रेनिंग होगी और किस तरह के वो लोग होंगे जो इसको चलाते हैं और फिर इतने ज़बरदस्त तरीके से चलाते हैं जो हमारी एयरफोर्स ने किया। और फिर सबको इकट्ठा देख के आई थिंक वो जज्बा हमारी ज़िंदगियों में हमने या तो अर्थक्वेक्स में देखा है जो 2005 का अर्थक्वेक था, या फिर उसके बाद इस तरह का जज्बा जहाँ पे पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, वो हमने आज देखा कि माशाल्लाह सभी इकट्ठे थे, चाहे वो एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हों, पॉलिटिशियंस हों, आर्मी के लोग हों, क्रिकेटर्स हों, सभी एक जगह पर इकट्ठे थे, तो बड़ा अच्छा लगा देखा। एग्जैक्टली और जहाँ तक हम उड़ने की बात करते हैं तो उड़ना जाहिर सी बात है एक थ्रिल, और जब उसमें जज्बा आ जाए, क्योंकि हम तो उस नबी की कौम में जो 313 के साथ जो है वो लश्कर में उतर गए थे, तो मेरा ख्याल है उस जज्बे के साथ यू ऑलवेज क्रिएट दैट डिफरेंस। नॉट जस्ट दैट, मेरा ख्याल है एक फ्लाइट और भी उड़ी थी जी, वो पिछले महीने की अगर हम बात करते हैं 17 तारीख से वो उड़ना शुरू हुई और वो एक जगह आगे हॉल्ट हुई और उसके बाद अब वो रिज्यूम होने जा रही है। मेरा ख्याल है उसके हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग लेडीज एंड जेंटलमैन रिज्यूमिंग फ्रॉम टुमारो, और मेरा ख्याल है हम सब पाकिस्तानियों का फर्ज है कि हम जाएं वहां पे भी अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ जरूर दिखाएं, सो दैट द वर्ल्ड वॉचेस दैट पाकिस्तान हार्केंस फॉर देयर आर्म्ड फोर्सेस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप एज वेल। अब जरा हम बात करते हैं बाजी भाई, कल जो गेम है इन दोनों टीम्स के पास दो मैचेस मौजूद हैं। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे, और इनके पिछले मैच के भी हवाले से बात करते हैं तो कराची किंग्स क्लोज मैच 148 से मेरा ख्याल है 1, 2 या 3 विकेटों से वो जीतने में कामयाब हुए। हाउ डू यू सी कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी कमिंग टुगेदर? पहले तो ये बात करना ज़रूरी होगी, कल इतनी लंबी मेरे से आपने डिस्कशन करवा दी जेम्स विंस की। पहले दिन मैंने कहा कि जेम्स विंस शायद आएगा, आपने कहा कि नहीं, पता नहीं शायद आपको बूटी मिली पीछे से या क्या हुआ, आपने कहा नहीं, कल पूरी डिस्कशन करवा दी, पीछे वाला पूरी डिस्कशन करवा दी। और मैं पहले दिन मैंने कहा था विंस आ रहा है, नहीं शायद नहीं आ रहा। तो आप मेरी बात पे विंस को कन्विंस कर दिया, बात पे यकीन नहीं करते। तो विंस आ रहा है तो वो जो प्रॉब्लम जो मिडिल ऑर्डर का था वो हल हो गया। अब प्रॉब्लम ये होगा कि ये अब जो देखने वाली ये बात होगी है कि नबी को इन्होंने 4 अगर फॉरेनर्स खिलाने हैं तो नबी को कैसे फिट करते हैं। आया कि ये चांस लेंगे कि मनसी को नहीं शान को ओपन करा दें, फिर नबी फिट होता है, वरना फिर आप देख रहे हैं कि ऊपर के 4 ही ये फॉरेनर खिला दें, फिर क्या होगा। तो ये एक डायलेमा है, लेकिन विंस के आने से वो जो गैप था वो फिल हो गया है। शायद अभी नबी का खेलना ज़रूरी है क्योंकि और एक्सपीरियंस ऐसा स्पिनर उनके पास है नहीं। बट आई थिंक कराची किंग्स इस वक्त जिस तरह का मतलब जिस तरह उनके सारे प्लेयर्स आ गए हैं और जिस तरह का स्पेशली जो वार्नर ने पहले ही कह दिया कि मैं आऊँगा, तो वो कप्तानी की ओनरशिप ले रहा है, तो वो जो मैसेज जा रहा है विद इन द टीम वो बहुत अच्छा है। अगर आप ये कहें कि जी अब कराची किंग्स मतलब प्रेशर सिचुएशन में, जो प्रेशर सिचुएशन है वो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि नहीं, हमारे जो कप्तान है, जो मेन जो लीडरशिप है वो इधर ही है। तो आई थिंक कराची किंग्स इस वक्त ठीक मतलब मैच हारना जीतना वो अलग बात है, लेकिन उनकी प्रिपरेशन ऐसे लग रहा है कि वो माइंडसेट उनका बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली और कराची किंग्स की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली बड़ी फ्रेंचाइज है और उनका बेहतर करना सना इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स टेबल में अब दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल गालिबन वो पोजीशन भी है जहाँ पे इन्होंने जेम्स विंस की बात की। जेम्स विंस का हम जब स्टार्ट देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट मुल्तान वेयर ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, और एक हाई स्कोरिंग मैच में उन्होंने कराची किंग्स को वाकई उस बॉर्डर लाइन तक पहुंचाया जहाँ पे उनको पहुंचाने की जरूरत थी। सो हाउ इंपैक्टफुल जेम्स विंस विल बी अप ऑफ द ऑर्डर? देखिए जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, बड़ा मैच है, और मैं बार बार बात करती हूँ डेविड वार्नर की कैप्टनसी की। बड़े अरसे से वो जो पिछले 2-4 मैचेस जीते हैं वो ये कह रहे हैं हमने टॉप 2 में फिनिश करना है। इसलिए इस मैच में अगर आप देखें, जो बाजिद भाई ने भी जिक्र किया, जेम्स विंस को वापस लाना, अपने प्लेयर्स को कन्विंस करना कि आप आएँ और अपनी बेस्ट टीम इसी मैच में उतारना, वो नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली कराची की पूरी कोशिश होगी। और जेम्स विंस उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि उन्होंने 2 से 3 मैच बिल्कुल सिंगल हैंडेडली जिता दिए। उसके अलावा जब आप इस तरह के मैचेस जिताते हैं तो दूसरे एंड पे खेलने वाले प्लेयर से प्रेशर ऑफ होता है। हमने खुशदिल शाह की बड़ी अच्छी इनिंग्स देखी इन्हीं के साथ, तो उससे क्या होता है कि टीम का मोराल हाई होना शुरू होता है, आपके कैंप के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, हर तरफ खेल सकते हैं, स्पिन हो, फास्ट बॉलर्स हो, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं, गोल स्विंग्स भी नज़र आती हैं उनकी बैटिंग में। तो आई थिंक इस तरह का प्लेयर जिस वक्त खेलता है तो ऑब्वियसली टीम का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और कराची की कोशिश यही होगी कि कल ही अपने आप को
सिक्योर किया जाए, अगले मैच की नौबत ना आई जाए, जो ओवरऑल जो इनका माइंडसेट है, जो इनकी बातचीत से नज़र आता है। तो आई थिंक दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन विद ऑल द अवेलेबल प्लेयर्स, और ख़ास तौर पे जेम्स विंस की वापसी डेफिनेटली बहुत खुशाइन है। एग्जैक्टली आपने जहाँ पे खुशाइन की बात की वहाँ पे एक चीज़ जो ऑन द कॉन्ट्रेरी भी है बाजी भाई, अगर हम जेम्स विंस के हवाले से बात करते हैं तो एक चीज़ जो थोड़ी सी क्योंकि जब हम इनको बैटिंग करते हुए देखते हैं तो हम ऐसे लगता है कि यार ही इज़ वेरी प्लीजिंग टू द आई। अभी सना ने भी बात कर दी कि चाहे वो स्पिन और पेसर्स बहुत ही अच्छा खेलते हैं, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं नजर आते। नहीं, इंटरनेशनली अगर इनका आप करियर देखें तो इनके साथ मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादती हुई है। जितना मतलब जितना क्लास का प्लेयर ये है और जितनी एबिलिटी इसमें है, इसको लॉन्ग रन देना चाहिए था। एक आपको अगर सीरीज़ याद हो, एशेज़ की सीरीज़ थी जहाँ पे बहुत बुरी तरह इंग्लैंड हारा, लेकिन उसमें भी इसको जब उधर भी इसने रन्स किए। एक इसको स्टार्क का बॉल हो गया था जो सबको याद है, बट एक इनिंग्स में ये जब 70-80 पे रन आउट हो गया था, वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड डोमिनेट कर जाएगा। फिर वापस मेरे ख्याल तब ये वापस आता है वनडे क्रिकेट में। अरे वाइट बॉल में इसको खिलाया नहीं, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों से स्पेशली वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड को खातर खा इतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और ये वो प्लेयर है जिसको वो कहते हैं नहीं इसके पास हमने दोबारा नहीं जाना, ये अब इसका टाइम निकल गया है। टाइम क्या निकल गया, जब एक सीरीज़ अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान कोविड के ज़माने में इंग्लैंड गया था और वहाँ पे उधर कोविड निकल आया था, तो उनका फर्स्ट 11 पूरी नहीं खेली थी, उनकी सेकंड 11 खेली थी, उसमें भी विंस खेले थे, उसमें भी उन्होंने रन्स किए और वो बाहर हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से तो इस लेवल का प्लेयर था कि इसको एक लंबा रन देना चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम कहते हैं इसका रिकॉर्ड बुरा है, इसका रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बट इसको अपॉर्चुनिटी कम दी गई है। इवन टेस्ट मैचेस में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी, सबसे हार्श टूर पे इसको लेके गए और वहाँ पे भी उसने 2 मैचेस में रन्स किए और फिर उसके बाद उसकी तरफ देखा नहीं। ऐसा टूर जहाँ पे उनकी टीम बिल्कुल ही मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पूरा ही इनको डोमिनेट कर दिया, तो वो ये कह देना कि इंटरनेशनल पे वो फेलियर है, ये मेरे हिसाब से हाश है। क्योंकि इस क्वालिटी के प्लेयर को अगर जब आपको ये क्वालिटी नज़र आती है तो इसको लॉन्गर रन मिलना चाहिए और देना चाहिए। एग्जैक्टली तो जहां से मैंने सवाल का आगाज किया था कि आप डिसअपॉइंटेड है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी डिसअपॉइंटेड आज जो है वो आपके चेहरे पे नहीं, आपने ये नहीं सवाल किया था, आपने पूछा था इंटरनेशनल में ये सक्सेसफुल क्यों नहीं। वाह क्या बात है, खूबसूरत। तो आपने तो हमें बहुत अच्छे से घर तक पहुंचाया। आपके सवाल को मैं गौर से सुनता हूँ, आप मेरे जवाब को नहीं सुनते वो तो खैर है, लेकिन आपके सवाल को मैं जरूर सुनता हूँ। अच्छा, मुझे ये बैंटर बहुत अच्छा लगता है, मेरा ख्याल है ये मेरे लिए एज मेजबान जो है ना वो बड़ी कामयाबी की बात है। इससे पहले कि मैं जरा इमर्जिंग कैटेगरी की तरफ जाऊं, मैं एक और भी बात से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही बताया था, आपने ही कंफर्म किया था, आपकी खबरों के ऊपर हम रिलाई भी करते हैं। बेन मैकडर्मट मेरा ख्याल है जो है वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल जरूर होंगे। हाउ डू यू सी हिम एंड हिज इंक्लूजन? बेन मैकडर्मट वो प्लेयर है जो नंबर 4 का इनका मसला हल कर सकता है, लेकिन वो हल अगर करेगा तो फिर आप 4 फॉरेन प्लेयर्स, वो जो प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम जो है ना वो बेन मैकडर्मट 4 पे आता है तो इनका वो प्रॉब्लम हल हो जाता है। बट फिर ये हो जाएगा कि आप 4 के 4 फॉरेन प्लेयर्स जो है 1 2 3 4 पे खिलाओगे तो फिर नबी की जगह नहीं बनती। अब फिर आपको फिर मनसी का सोचना पड़ेगा कि नहीं फिर शान से ओपन कराओ और नबी की जगह बनाओ, तो वो एक सिचुएशन है, ये कल ही पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं। बट बेन मैकडर्मट पाकिस्तान में आया था, उसने मेरे ख्याल वनडे में शायद 100 किया था, मुझे अगर मैं गलत नहीं, मेरे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ उसमें इसने 100 भी किया, तो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। और मिडिल ऑर्डर में इस किस्म का प्लेयर जो नंबर 4 का वो प्रॉब्लम हल कर सकता है, बट 4 फॉरेनर्स का भी आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो वो इंक्लूजन तो बिल्कुल ठीक है, बट आप अफोर्ड कर सकते हो कि उसको खिलाओ और नबी को ना खिलाओ, या आप अफोर्ड कर सकते हो, आप ये भी सोच सकते हो कि मनसी को ना खिलाएं और उसको खिलाएं और शान से ओपन कराएं, या ओपनर फिर लोकल कोई प्लेयर होगा, वो देखना पड़ेगा। बट इंक्लूजन जो है वो आपको इसीलिए नजर आती है कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन हो, कि वो मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन हो। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंट टेकन एज वेल। मेरे ख्याल में सना की तरफ भी बढ़ता हूँ। सना, जहाँ पे हमने इनके फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से बात की, इनकी नंबर पोजीशनिंग के हवाले से बात की और कैसी क्रिटिकल सिचुएशन में ये अभी हैं, मैं ज़रा कराची किंग्स के उन इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ जो अभी तक खेले भी। अगर फवाद की बात करते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट पेसर जो पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में नजर आए, इंजर हो गया अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद साद भी हैं और फिर उसके बाद अरफात मिनहास भी है। हाउ डू यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू यूटिलाइज देयर इमर्जिंग कैटेगरी, क्योंकि पिक तो आप या खिला तो एक ही को सकते हैं?
बिल्कुल, आई थिंक उनको ज़्यादा उन्होंने बैटिंग में ही साथ को ही यूज़ किया और पिछले एक आध मैच में वो खेले भी अच्छा। जनरली वो उनका स्ट्राइक रेट उतना बहुत एग्रेसिव नहीं होता ऑन टॉप लेवल के अंदर, लेकिन पिछले मैच में कोई एक मैच में 17 में 25 या स्टेप की इनिंग्स उन्होंने खेली है जो उनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस ज़रूर देंगे। अराफात मिन्हास आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली अ फ्यूचर, अभी क्योंकि खुशदिल भी हैं इनकी टीम में, बाकी भी इनके पास नबी का ऑप्शन मौजूद है तो उनको इतना आपने यूज़ नहीं किया। बट जैसे बाजिद भाई बात करें कि अगर तो वो टॉप 4 बैटर से चले गए तो शायद फिर आपको अराफात मिन्हास को वहां पर आप यूज कर सकते हैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन, पर ज्यादा इनकी टीम के तगड़ा मसला इसमें यह है कि अब इनके पास 7 बेग को तो खेलना ही खेलना है क्योंकि कीपर एक ही रह गया, साइफर चला गया, दूसरा कीपर नहीं है तो फिर कीपर तो खेलेगा ही खेलेगा, तो इमर्जिंग वाला तो 7 बेग ही खेलेगा। अगर 2 इमर्जिंग खिलाते हैं तो वो अलग बात है, बट 7 बेग मेरे ख्याल 11 में आएगा क्योंकि और ऑप्शन नहीं है कि और उसमें आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर बैलेंस रहेगा अगर 7 बेग खेलता है अराफात की जगह, इन द सेंस कि आप नबी को आप खिलाना चाहेंगे, जॉर्ज मंजी को आप बिठा सकते हैं, आप उमैर बिन यूसुफ या शान या जिसको भी आप लाएं टीम के अंदर उनसे आप ऊपर टॉप ऑर्डर में खिला सकते हैं क्योंकि पावर प्ले में आपने अटैक करना, उसमें विकेट आपकी चली भी जाती है तो इतना कोई वो ऐसा मेन फैक्टर नहीं है। पर मोहम्मद नबी जो बैलेंस क्रिएट करता है उनको आप ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहेंगे, तो आई थिंक ऊपर टॉप बैटिंग में नज़र यही आता है कि 3 खेलें और फिर उसके बाद मोहम्मद नबी चूंकि इमर्जिंग में खेल रहे होंगे और इमर्जिंग में ऑब्वियसली एक ही खेलेंगे। बट मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। कल हमने बहुत ही तफसील से कराची किंग्स की बॉलिंग के हवाले से बात की थी, विल टच अपॉन दैट एज वेल एंड देन यू नो ऑन द फ्लिप साइड लेडीज एंड जेंटलमैन देयर इज क्वाइट अ लॉट कमिंग फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी की आज जो है वो जालिम खबरें हमारे तक पहुंची है तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। खवातीनो वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कराची किंग्स के हवाले से और बॉलिंग पे काफ़ी सारी बात हम कल भी कर चुके हैं, तो आप जाके हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर भी ज़रूर देख सकते हैं। बट अब मेरा ख्याल है उस टीम की मैं बात करूंगा जो हमने देखा है पास में भी पाकिस्तान सुपर लीग में कि एक तो उनके जो कप्तान है अभी वो हाईएस्ट रन गेटर भी रहे, नॉट जस्ट दैट हमने उनको सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स भी खेलते हुए देखा है। सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग की बात करते हैं तो लगता है कि पेशावर ज़ल्मी ही की सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग शायद आउट ऑफ ऑल द टीम्स भी है। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं इनके फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कल तक नहीं हमें पता चला, ज़ल्मी की जालिम खबरें हमारे तक नहीं पहुंची। बाजिद भाई मेरी किसी बात से डिसएग्री भी कर रहे हैं, मैं पहले उनको मौका दे देता हूँ कि आप किस बात से डिसएग्री कर रहे हैं, फिर बाद में आगे पेशावर ज़ल्मी की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मुझे तो ऐसे ही लगता है। बहुत कैसे लगता है? मैं तो खुद पेशावर ज़ल्मी का फैन हूं। और कलंदर्स की आसमान पे चढ़ गई है तो पेशावर ज़ल्मी। यार अगर मुझे पेशावर ज़ल्मी पसंद है, मैं उसका फैन हूं, मैं कहता हूं कि उनकी सबसे ज्यादा। ठीक है, आप खुद कैसे हवा तो मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि मुझे पेशावर ज़ल्मी पसंद है और मेरे दिल में उनके लिए बहुत फैन फॉलोइंग है। आपकी फैन फॉलोइंग है, आप अच्छा भाई आप अलोन फैन फॉलोइंग, ठीक है, सारों की फैन फॉलोइंग तो नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। वाजिब भाई जहां पे आपने बात पकड़नी थी वहां आपने पकड़ी नहीं, जो सी बात नहीं पकड़नी थी वो पकड़ी। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले जो इनकी खबरें, क्योंकि कल तक नहीं हमारे तक अरसाल होनी थी वो आज अरसाल हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, आपको पता है हमारे एक ऐसे टीम मेंबर इनके पास अंदर तक की खबर होती है जहां से आईसीसी वाली खबर भी आई है। तो ल्यूक वुड भी है, नजीबुल्लाह ज़दरान और मैक्स ब्रायंट, ये तो आई थिंक इनके पास ये ऑप्शंस मौजूद थे, इन्होंने कुछ को यूज़ किया कुछ को नहीं किया। एक ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट इनका फैक्टर चला गया है वो मिच ओवन के तक जाने से चला गया, बट जो प्रॉब्लम आएगी इनको, मिच ओवन ने ऑब्वियसली बाद में इतना बैटिंग से परफॉर्म नहीं किया, नजीबुल्लाह ज़दरान एक ऑप्शन इनके पास हो सकती है और टीकेसी का एक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। अल्जारी जोसेफ चला गया, अल्जारी जोसेफ वेस्ट इंडीज की भी कोई सीरीज है, अल्जारी जोसेफ नहीं आया तो डैनियल सैम्स इन्होंने रखा लेफ्ट आर्म। डैनियल सैम्स तो मेरा नहीं ख्याल अल्जारी जोसेफ की कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट है। आई थिंक इनके पास जो मेन ऑप्शन रहेगा वो ऑब्वियसली टीकेसी को प्रमोट करना होगा बैटिंग ऑर्डर में, शायद क्योंकि बीच में उन्होंने 5 नंबर पे भी खेला जाके, उनको शायद टॉप ऑर्डर में ये यूज़ करें तो बेहतर हो सकता है। अलॉन्ग विद साइम, हारिस, बाबर आपके टॉप 4 बन सकती है और उसके बाद ल्यूक वुड भी ऑब्वियसली डेफिनेटली खेल रहे होंगे। तो नजीबुल्लाह ज़दरान को अब ये यूज़ करते हैं या मैकडर्मट को, ब्रायंट जो हैं उनको, मैक्स ब्रायंट को, तो ये अब देखना होगा पेशावर। इसलिए पेशावर की टीम आई थिंक स्टिल थोड़ी सी अनसेटल्ड ज़रूर है क्योंकि उन्होंने
डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने की कोशिश की। मिच ओवन को ऊपर भी खिलाया, ज़्यादा उनको फ़ायदा उससे नहीं हो चुका। जब नीचे खिला रहे थे तो हर कोई कह रहा था थोड़ा सा उसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होना चाहिए। तो अभी भी वो कसर उनकी बाकी है। और अल्जारी जोसेफ पे जितनी इनकी रिलायंस थी बॉलिंग की, वो अब फैक्टर देखना होगा कि किससे पूरे। पहले भी पेशावर की बॉलिंग इतनी ज़्यादा कोई आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही थी, अब उनके बगैर इनकी बॉलिंग और भी थोड़ी सी वीक नजर आती है। एग्जैक्टली पेशावर ज़ल्मी के हवाले से अगर हम बात टॉप ऑफ द ऑर्डर की करें तो उनके अनसेटल्ड होने की एक वजह ये भी नजर आती है कि उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर से अच्छे स्टार्ट की हमेशा से आदत रही भी है। तो और अब इंजरी के बाद जो कमबैक भी करे साइम, पहले मैच में देखा कि उन्होंने कुछ रन्स भी बनाए, लेकिन उसके बाद अब ऐसा लगता है कि उनके लिए एक सेटबैक भी है, एक वरिंग साइन भी है। सो हाउ डू यू सी साइम टुमारो टॉप ऑफ द ऑर्डर गेटिंग रन्स फॉर पेशावर ज़ल्मी? देखिए बीच में उसका ज़ाहिर है इंजरी के बाद आया, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि उसी तरह खेले, बट आखिरी एक मैच में ये लग रहा था कि साइम वाकई दोबारा फॉर्म में आ गया है। तो वो बाबर नंबर 3 पे क्या है, साइम ओपन कर रहा था। अब वो दोबारा वही मसला है कि अब ओपन बाबर ही करेगा और साइम के साथ। बट जो अच्छी बात यह है कि साइम फॉर्म में आ गया है, तो वो इवन इफ बाबर ओपन करता है तो साइम नॉर्मली जो इनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस रही उसमें यही होता है कि साइम डोमिनेट करता है, बाबर साथ शुरू में स्पेशली बाबर साथ खेलता है, उसके बाद इनिंग्स बिल्ड करता है। अब अगर साइम फॉर्म में नहीं है तो फिर प्रेशर बाबर पे आ जाता है, क्योंकि बाबर को फिर दोनों काम करने हैं, तेज़ भी खेलना है, इनिंग्स भी बिल्ड करनी है, तो वो दोनों काम में फिर थोड़ा फंस जाता है। तो इस वक्त अब हफ्ते का 10 दिन का गैप आ गया, तो वो शायद फॉर्म का पता नहीं, बट आखिरी मैच में साइम उस तरह खेल रहा था कि वाकई दोबारा उस फॉर्म में आ गया है। अब ऑप्शन है इनके पास कि किसी और से ओपन करवा लें, टीकेसी का ऑप्शन है कि टीकेसी उससे ओपन करवा लें, नंबर 3 पे ही बाबर खेले, क्योंकि जो उसके बाद का इनका ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहा है। हुसैन तलत भी स्कोर कर रहा है, समद भी स्कोर कर रहा है, हारिस भी स्कोर कर रहा है, तो वो जो पोटेंसी है वो उस ऑर्डर में है। ये जो ऊपर 1 2 3 है उसमें अभी तक कॉम्बिनेशन फिलहाल सेट नहीं है। अगर तो साइम फॉर्म में रहता है और फॉर्म में होता है तो फिर वो प्रॉब्लम हल हो जाती है, फिर बाबर भी ओपन कर सकता है और वो जो पार्टनरशिप है वो दोबारा रिवाइव हो सकता है। लेकिन पता नहीं उनके पास अब इतना चांस है ये नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हम पहले टॉप ऑफ द ऑर्डर की बात करें, उसके बाद लोअर ऑफ द ऑर्डर, आपने जो पोटेंसी की बात की मैं उसकी बात जरूर करूंगा। लेकिन बाबर एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में जो कि हाईएस्ट रन गेटर भी रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस सीजन में उनकी फ्लुएंसी वो नहीं रही, ऐसा लगता है कि उनका मिक्स बैक रहा है, सम गुड इनिंग्स लेकिन समवे जो बाबर को आप देखना चाहते थे नहीं नजर आए। हाँ उस तरह, मतलब अब कितने सीज़न वो करेगा, हर सीज़न में ही करता है, एक आधा सीज़न उसका भी ख़राब हो सकता है, कोई इसमें कोई मजायका नहीं है। बट दूसरा जो इशू ज़्यादा हो रहा है वो ये था कि साइम से परफॉर्म नहीं हो रहा था। इसकी जो कॉम्बिनेशन जब बनती है ना तो तब ही बाबर ज़्यादा एक्सेल करता है, जब उसके साथ ऐसा ओपनर हो जो कि तेज़ खेले और गेम को टेक ऑन करे, तो बाबर पे इतना प्रेशर पर नहीं डलता। बाबर तो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, पावर प्ले में वो भी रन्स बना लेता है, बट जब प्रेशर बिल्कुल ऑफ होता है कि जी नहीं यार साइम एक तरफ से रन्स कर रहा है, तो वो फिर कन्वेंशनल ही क्रिकेट खेलता है और उसी में सबसे ज़्यादा अच्छा तभी वो खेलता है जब वो कोशिश कर रहा होता है कि नहीं यार मैं तेज़ रन्स करूं, तो उसकी फ्लुएंसी कम होती है। जो आपने बात की कि वो ऐसे वो कोशिश करता है कि अब यार मैंने तेज़ रन्स करने, और उसकी वो अभी तक आपको जब भी कोशिश करता है कि मैं ऊपर से मारूं या अपनी गेम चेंज करूं, तब उसको प्रॉब्लम आती है। अगर कन्वेंशनल क्रिकेट खेले और पिचेस इतनी अच्छी हैं कि अगर कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेले तो उसके पावर प्ले में स्पेशली रन्स रुकते नहीं हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है पॉइंट टेकन, वेल टेकन एज वेल। सना, अब एक सरप्राइज पैकेज जो हमें मिला मेरा ख्याल है इट वाज इन लाहौर, जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी की जो इमर्जिंग कैटेगरी के एक प्लेयर है मास सदाकत, उनका ही बहुत ही पोटेंशियल नजर आया। तो आपको कैसा लगता है कि कैसा पोटेंशियल प्लेयर हो सकता है वो फॉर पेशावर ज़ल्मी इन द नेक्स्ट 2 डू और डाई गेम्स? एक ही गेम ऑब्वियसली डू और डाई होगी, बट सिंस दे हैव 2 गेम्स, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनका सॉल्व करता है। हम इमर्जिंग की बात करते हैं, एक उनके पास अली रज़ा भी नज़र आते हैं, वो भी इमर्जिंग में, दूसरी तरफ आपके पास मास सदाकत भी आ जाते हैं। तो एक ऐसी टीम जो 2 इमर्जिंग को भी खिला सकती है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनकी ओवरऑल क्रिकेट नज़र आई। हेड बहुत स्टिल है, अगर आप देखें अच्छे पेस बॉल पर, शॉर्ट पिच पे भी ठीक नज़र आए। इनकी ओवरऑल टेक्निक ऐसी नज़र आई कि उसको हैंडल कर रहे थे, जबकि बाकी बैटर्स को अगर प्रॉब्लम हो रही थी उसको फिर भी इन्होंने मैनेज किया। और 2 ऐसी इनिंग्स खेली जहां पर दोनों तरह से खेल के दिखाया। थोड़ा सा रन बॉल
वाली इनिंग्स भी हमने इनकी एक 50 देखी और उसके बाद हमने एक तेज़ 50 भी इनकी तरफ से देखी, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर इनको लेके आते हैं मिडिल में। और आई थिंक अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें तो ओपन भी कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन भी इनके पास भी मौजूद है कि बहुत से डिफरेंट ऑप्शन, जो जैसे बाजिद भाई ने बात की, आई थिंक बाबर का नंबर अब नहीं दोबारा चेंज, पहले ही उनके नंबर बहुत चेंज हो चुके हैं। वन डाउन पोजीशन पे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके ऊपर से जल्दी विकेट गिर गई है तब भी आप टाइम ले सकते हैं, अगर ऊपर से आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया तब भी आप 5-6 बॉल्स ले सकते हैं, तो दैट पोजीशन सूट्स हिम। अब ऊपर टॉप ऑर्डर में किसको आना है, वहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं, उसमें से आप किसी को ट्राई कर लें। और नीचे के आपके जो हारिस, अब्दुल समद और माज वाली जगह है, उसको आप बहुत ज़्यादा उसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। एग्जैक्टली और जहाँ पे हमने माँ सदाकत के हवाले से बात की, जरा एक और मैं पोटेंशियल प्लेयर के हवाले से जरूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि चैंपियंस कप के हवाले से आप माँ सदाकत पे तो बात अच्छा आप जी आप करें प्लीज। देखिए माँ सदाकत ना 20-21 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेल चुका है, थोड़ा अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, प्लस ये पहले फ़खर के साथ भी खेल चुका है। तो जब ये इनिंग्स खेली, आप बाबर का रोल इसमें, बाबर खेल रहा है दूसरे एंड पे, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ये ना भूलें कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर फिर भी आपका प्रीमियर प्लेयर है, तो जब वो उसके साथ खेल रहा है तो माज सदाकत इतना मतलब जितनी भी वो क्रिकेट खेला है उसको पता था कि मैंने पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी है, और मैं अगर चांस ले रहा हूँ या मैं अगर तेज़ खेल रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाबर साथ खेल रहा है। ऐसे होता है कि जैसे जब शुएब भाई बैठे हुए हैं या सना बैठी हुई है तो वो कोई अच्छी बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन अच्छी हो जाती है, आपसे कोई उम्मीद नहीं होती बट कॉन्वर्सेशन अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह जब आपके साथ कोई ऐसा प्लेयर खेल रहा हो तो कभी कभार आपकी बैटिंग भी बेहतर हो जाती है। लेकिन इसमें दूसरा फैक्टर ये है कि चाहे बहुत बड़ा स्टेज था, चाहे इतना बड़ा स्टेज पे वो पहले कभी खेले नहीं थे, लेकिन उनको एक्सपीरियंस ये था कि वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेल चुके थे, वो फ़खर ज़मान के साथ डोमेस्टिक में खेल चुके थे, तो वो ओवरऑल नहीं थे, नाइदर बाय द ओकेजन नॉर बाय द पार्टनर दैट ही हैड। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और आई थिंक मैच्योरिटी आपको इसलिए नज़र आई क्योंकि उनके सामने वाला प्लेयर भी इतना बड़ा प्लेयर था। ये आपने बहुत बहुत अच्छी कर दी, इसी वजह से प्रोग्राम में मैच्योरिटी नजर आती है, जो आपने अभी कहा कि शायद वो नहीं हो सकता। पर मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आपने माँ सदाकत के हवाले से बात की, मेरा ख्याल है माँ सदाकत के हवाले से जो एक पॉइंट बहुत ही वैलिड है वो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में हम बॉलर जरूर देखते हैं प्रोड्यूस होते हुए, बट ऐसा एक यंग डेवलपिंग क्रिकेट अगर आपको नजर आए, आई थिंक बहुत ही खुश आइन है। लेकिन अब बात करते हैं सना, हमने बहुत ही बात की अब्दुल समद के हवाले से भी, और अब्दुल समद एक ऐसे की पोटेंशियल प्लेयर जरूर नजर आ रहे हैं जो लगता है कि ऑन एनी गिवन डे कैन डू समथिंग। आपको लगता है ही इज कीपिंग अप विद हिज पोटेंशियल? आई थिंक अभी तक एक इनिंग्स तो उनकी ऐसी नज़र आई है जिसमें वो स्पार्क नज़र आया जिसकी हर कोई बात कर रहा था, जो एक्स फैक्टर उनके साथ लिंक किया जाता है कि वो क्या लेके आ सकते हैं 11 के अंदर, तो वो एक ऐसी इनिंग ज़रूर नज़र आती है। और वो एक्स फैक्टर हमें आप दोनों के अंदर भी नज़र आ रहा है, बार बार बीच बीच में कोई ना कोई स्पार्क नज़र आता है। असल में वो चैंपियंस कप के मेंटोर्स के वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन है तो प्रोडक्ट ये चैंपियंस कप की, वो खत्म हो गया चैंपियंस कप, इसलिए प्रोडक्ट भी खत्म तो नहीं हो गई, प्रोडक्ट तो मिल गया। तो अच्छी चीज़ ये है कि देखें, जो आप बात कर रहे हो कि मोहम्मद नईम की अगर हम बात करें, माँ सदाकत की बात करें, साइम अयूब कुछ अर्से पहले की बात करें, तो अच्छी चीज़ है हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं जो मॉडर्न क्रिकेट को पूरी तरीके से उन्होंने ओन किया और उसी फॉर्मेट को लेके वो आगे चलते हैं। उसमें उनके फेलियर्स भी होंगे, ख्वाजा नाफे बीच में एक ऑप्शन, एक और पोटेंशियल नज़र आया जो कि अभी उस तरह से अपने पोटेंशियल को फुली नहीं एक्सप्लोर कर सके। एक पिछले साल उनकी एक आध इनिंग्स बहुत अच्छी थी, तो ये एटलीस्ट साइंस बहुत अच्छे हैं कि हमारा जो यूथ है वो पकड़ ही है मॉडर्न डे क्रिकेट को कि किस तरह से हमने जाना है। अब उसमें कंसिस्टेंसी कब तक आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी, वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड में भी ऑब्वियसली पता चलेगा। और अगर तो ये इमर्जिंग का जो रूल वाजिद भाई कहते हैं कि इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, अगर ये चला गया तो फिर देखना होगा कि किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि बीच में एक लीग आई थी जिसको पाकिस्तान जूनियर लीग हमने देखा था, उधर से भी कुछ प्लेयर्स को मौके मिले थे, लेकिन उसके बाद बीच में कहीं ना कहीं प्लेयर्स गुम हो जाते हैं। हमने अक्सर ये बात देखी कि अगर आपके पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है, अगर एक मैनेजमेंट आती है तो वो पाकिस्तान अंडर 23 के टूर शुरू करा देती है, पाकिस्तान ए या डेवलपमेंट स्क्वाड के टूर शुरू करा देती है, दूसरी आती है वो उसको ख़त्म कर देती है। तो जब तक हमारे सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो बैटर्स का बनना बहुत मुश्किल होता है। बैटर्स को
एक नंबर ऑफ ओवर्स अपने नंबर ऑफ मैचेस अपनी बेल्ट के अंदर चाहिए होते हैं बिफोर दे कैन स्टार्ट प्लेइंग मैच्योरली एट इंटरनेशनल लेवल। बॉलर्स के पास फिर भी चांस होता है, आप एक अच्छा बॉल कराएं, एक बुरा बॉल कराएं, फिर भी आप ओवर में वापस आ सकते हैं। बैटिंग में आपके पास इतना चांस नहीं है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस टैलेंट को हम नरिश कैसे करते हैं, हम इसको डेवलप कैसे करते हैं। नज़र तो आ रहा है कि हमारे पास ओवरऑल टैलेंट तो मौजूद है, हमारे पास नजर आ रहा है। फ़ायदा समत को ये है कि वो हैं फैसलाबाद के, फैसलाबाद वाले वैसे ही बहुत हाजिर दिमाग होते हैं, तो फिर जो हाजिर दिमाग होता है उसको गेम अवेयरनेस आ जानी चाहिए फ़ौरन ही। और जिस तरह के प्लेयर हैं इनको गेम अवेयरनेस की अगर वो हमें सिर्फ जुगत ही आती है, वो अगर आ गई तो इनमें वो कैपेबिलिटी है। लेकिन जो एक मतलब अब ये मैं कह दूंगा, लेकिन कहेंगे जी पाकिस्तान तारीफ़ करने से ये मतलब नहीं होता कि वो टीम में आ जाए, बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। लेकिन तारीफ मैं ये करूँगा कि जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो एक चेहरे पे उसके सुकून होता है, वो फ्लस्टर्ड नहीं होता। अगर रन्स उसने तो तेज़ रन्स ही करने हैं, लेकिन वो फ्लस्टर्ड नहीं होता है। तो उसको ये ज़ाहिर मुझे ये लगता है कि शायद उसको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं चलो अगर 2-3 छक्के मारने भी हैं तो मेरे पास वो कैपेबिलिटी है। ये अब मुझे अंदर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हुए ये लगता है कि वो जो कहते हैं ना कामनेस, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ चलता है हर दफ़ा, ये काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो शायद अगर आप उसकी बैटिंग रन्स वो ना देखें कि कितने रन्स बना रहे हैं, लेकिन उसके जो चेहरे के तासुरात होते हैं वो काफ़ी सुकून में होता है। बट अगर फैसलाबाद वाला वो हाजिर दिमागी अगर अप्लाई कर ले तो फिर तो पार हो जाएगा। मेरा ख्याल है उसके लिए शायद मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन बाजिद भाई, अब हम जो पिशावर ज़ल्मी को देखते हैं ओवर द इयर्स तो एक वीकलिंग जरूर नजर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं जरा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ क्योंकि फील गुड फैक्टर यहाँ से आ रहा है ना बॉस, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिशावर ज़ल्मी की जो ओवर द इयर्स हमने एक बात देखी है वो ये देखिए कि या तो वो बहुत ज्यादा रन्स बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनका वीक लिंक आता है वो बॉलिंग की तरफ से आता है कि वो डिफेंड नहीं कर पाते। उनके बैटर्स थोड़े भी रन बनाते हैं तभी वो विकेट्स की एबिलिटी उनके पास नहीं होती है। सो हाउ डू यू सी देम यू नो अरेंजिंग, क्योंकि आप उनके पास लूक वुड है, अली रजा है, हुसैन तलत जो ऑलराउंडर है, साइम अयूब आते हैं बीच में, फिर आरिफ यकूब उनके पास लेग स्पिनर मौजूद है। हाउ डू यू सी पिशावर ज़ल्मी सेटलिंग द बॉलिंग यूनिट? देखिए पिशावर ज़ल्मी को जो आप एसोसिएट करते हैं ना वो फास्ट बॉलिंग से एसोसिएट करते हैं। वो ये टीम थी जो फास्ट बॉलिंग पे मैचेस जीतती थी या इम्पोज करती थी अपने आप को, तो वो पिछले 1-2 सालों से ना कहीं पे खो गया है। वो आप अब नहीं बिजी हो गए ना अब नहीं एसोसिएट करते उनको ना फास्ट बॉलिंग से, तो वो प्रॉब्लम रहा है। अब देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने आप को रीडिफाइन कर लिया। उन्होंने जो उनके साथ जुड़ा हुआ था कि जी स्पिनर्स पे ही रिलाई करेंगे, वो उन्होंने रीडिफाइन कर लिया और अब उनके फास्ट बॉलर्स उनको कंट्रीब्यूट। इनकी बॉलिंग ने अभी तक रीडिफाइन अपने आप को नहीं किया। लूक वुड नया बॉल करते हैं, उसके बाद आपको तो 2-3 ओवर नए बॉल से तो बहुत अच्छा करते हैं, बट एंड में उस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, ये डाउट है। अली रज़ा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अली रज़ा पे आप रिलाई नहीं कर सकते। उसका तो मतलब पहला साल है, बहुत इंप्रेसिव है बिल्कुल है, लेकिन आप वो नहीं कह सकते कि अली रज़ा लीडर ऑफ द पैक होगा, क्योंकि वो अभी उसकी स्टेज नहीं है। उसके अलावा आपके पास सुफियान मुकीम को इन्होंने एक शुरू में मैच खिलाया है, फिर उसको नहीं खिलाया, जो कि मेरे ख्याल से गलती थी, क्योंकि सुफियान मुकीम उससे पहले पाकिस्तान में बात हो रही थी कि जी नंबर 1 बॉलर जो सुफियान मुकीम है। जब HPL PSL शुरू हुआ तो आपने उसको एक मैच खिलाया, फिर नहीं खिलाया। रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को आप T20 में नहीं चाहिए उसको। ये तो गिवन है कि एक आधे मैच में उसको रन्स होंगे, ये भी गिवन है कि 2-3 मैचेस में रन्स होंगे, लेकिन वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और T20 क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट में लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर तो मतलब एक गनीमत है आपके लिए, एक मतलब एक बहुत बड़ा, हाँ आप बहुत ही रेयर होते हैं। तो वो उन्होंने खिलाया नहीं, बाद में आके उसको खिलाया। मेरे ख्याल अहमद दानियाल को भी, उनको अब अहमद दानियाल पे उनके पास ऑप्शन फास्ट बॉलिंग में इस तरह, अली रज़ा तो खेलेंगे, लेकिन अहमद दानियाल की तरफ भी सोचें। मोहम्मद अली अगेन मोहम्मद अली T20 क्रिकेट में उस तरह से मतलब परफॉर्म नहीं किया इन्होंने। मुल्तान में, इन मुल्तान जहाँ पे पिचेस थोड़ी सी स्लो होती थी, जहाँ पे बॉल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता था, वहाँ पे ये बहुत अच्छे रहे थे पिछले सीज़न। बट उसके अलावा जब मुल्तान से बाहर इनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस पर आप मेरे हिसाब से अहमद दानियाल पे ये ज़्यादा उस पर रिलाई कर सकते हैं। लूक वुड खेलेगा, अली रज़ा खेलेगा, लेकिन सुफियान मुकीम को खेलना बहुत ज़रूरी है। सुफियान मुकीम के बगैर इनकी बॉलिंग यूनिट
कंप्लीट नहीं होती। एग्जैक्टली और बाज़ में चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट टाइम्स हमने यही देखा है कि इस स्टूडियो में कम से कम आपकी खबर जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है, तो नाहिद राना जो है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कहाँ पे हैं, कोई खबर देंगे? तो नहीं आ रहे? अच्छा ठीक है, वो तो आ ही नहीं रहे, तो वो तो मेरे ख्याल बांग्लादेश का एक अभी टूर है, तो वो बांग्लादेश वाले प्लेयर तो नहीं आ रहे। पाकिस्तान आने से पहले बांग्लादेश ने यूएई में शायद 2 मैच खेलने, तो वहां पे वो जा रहे हैं, तो बांग्लादेश के प्लेयर्स तो नहीं आ रहे। ठीक है, ओके, वंडरफुल पॉइंट टेकन एज वेल। सना, नथिंग आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर पेशावर ज़ल्मीज़ बॉलिंग यूनिट। आई थिंक जो बात भाई कर रहे हैं, अहमद दानियाल ने पिछले 2-3 मैचेस में ऐसे स्पेल्स कराए हैं जो थोड़े इंप्रेसिव नज़र आए हैं, और अज़ारी जोसेफ के जाने के बाद उनको अब मज़ीद स्टेप अप करना पड़ेगा। ल्यूक वुड भी मौजूद है, सुफियान मुकीम का खेलना भी ज़रूरी है, मेहरान मुमताज़ ऑब्वियसली अब आप बहुत ज़्यादा लेग स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी नहीं खिला सकते, क्योंकि आगे जो अपोजिशन है उसके पास लेफ्ट हैंडर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये भी आपको बैलेंस अपना देखना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली इनकी बॉलिंग को काफ़ी डेंट पड़ेगा अज़ारी जोसेफ के ना होने से, और इन्होंने आमिर जमाल को ड्राफ्ट में छोड़ा था, तब भी मुझे थोड़ी सी हैरत ज़रूर हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त इनका ध्यान शायद कॉर्बन बॉश की तरफ था कि वो उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, तो वो डेंट अभी तक इनका पूरी तरह से फिल नहीं हो सका, क्योंकि वही मैं बार बार बात करती हूँ, जो सीम पेसर्स या पेस बॉलर ऑलराउंडर्स होते हैं वो T20 क्रिकेट में बहुत अहम होते हैं, स्पेशली जो इस वक्त पिचेस मौजूद हैं। अगर इन्होंने पहले पिक किया था, आरिफ याकूब भी थे, सुफियान मुकीम भी थे, और ऑफ लेट इन्होंने आरिफ को ही मेरा ख्याल है ज़्यादा चांस दिए, और उन्होंने ठीक बॉलिंग की है। लेकिन अब आप 2 से 3 स्पिनर इकट्ठे खिला नहीं पा रहे हैं, पिचेस ऐसी हैं, इस तरह की पिचेस हैं, तो उसकी वजह से फॉर्मेशंस ख़राब हुई हैं। और फिर कॉर्बन बॉश वाली जो एक पिक थी या आमिर जमाल को जो रिलीज़ करना था, वो अब इनको ज़्यादा हर्ट कर रहा है उस वजह से, क्योंकि पिचेस भी डिफरेंट बिहेव कर रही हैं। यही पिचेस ज़रा स्लो साइड पे होती तो इनको इतना मसला नहीं। जिस तरह की धूप निकल रही है पिंडी में पिछले 2-3 दिनों से, कोई पता नहीं, थोड़ी सी हमें पिच में कोई नज़र आ जाएगी थोड़ी स्लोअर साइड पे, ज़रा बेक होके हमें कुछ अगर कोई डिफरेंस आता तो फिर मे बी पेशावर की साइड को कुछ फायदा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डैनियल सैम्स को खिलाएंगे, हालांकि इनके पास लूक वुड भी है, लेकिन डैनियल सैम्स को ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग में भी मतलब लंबी हिट लगा सकते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अहमद दानियाल खेलेंगे, अली रज़ा भी खेलेंगे, लेकिन मोहम्मद अली की जगह ये शायद प्रेफर करें कि डैनियल सैम्स खेलें, क्योंकि बैटिंग भी थोड़ी लंबी हो जाती है, प्लस एक्सपीरियंस थोड़ा सा बॉलर है, वो स्लोअर वंस करता है, तो शायद उसकी इंडक्शन जो इन्होंने किया है वो इसी पे सोच के किया है कि थोड़ी सी मतलब ऑलराउंड कैपेसिटी में और डिफेंसिव बॉलिंग में एक बॉलर इनको चाहिए। एग्जैक्टली और जहाँ पे साइम अनफॉर्चुनेटली शायद बल्ले के साथ तो उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं नजर आते, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रिस्ट्रिक्ट ज़रूर करते हैं और फिर कई क्रूशल विकेट लेकर भी देते हैं। आई थिंक नए बॉल से उनका डेफिनेटली एक क्रूशल रोल रहा है जब भी उन्होंने खेली है T20 क्रिकेट, और कल भी डेफिनेटली होगा। डेविड वार्नर भी मौजूद है, उनके लेफ्ट हैंड बैटर्स के अगेंस्ट उनकी अच्छा ओवरऑल जो रिकॉर्ड है, तो आई थिंक ज़रूर इम्पोर्टेंट होंगे उनके ओवर्स। उनको कैसे यूज़ करते हैं बाबर, नए बॉल से यूज़ करते हैं, मिडिल में लेकर आते हैं, वो इम्पोर्टेंट होगा। और साइम को हमने देखा है कि उनकी जो बॉलिंग का कॉन्फिडेंस है वो बेहतर नज़र आ रहा है। वही मैं बात करती हूँ, बॉलिंग में आपके पास गलती की गुंजाइश होती है, एक चौका भी पड़ जाए, अगला बॉल आप आके विकेट ले लो तो चौका किसी को बुरा नहीं लग रहा होता, पर बैटिंग में एक कैच हो जाए और कैच हो जाए तो बस दैट्स इट फॉर यू। सो आई थिंक वो उनका कॉन्फिडेंस कैरी ज़रूर हुआ है पिछली 1-2 इनिंग्स जो उन्होंने बैटिंग में आके खेली हैं, अब वो नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आया है। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में कि ये जो साइम अयूब की परफॉर्मेंस है वो खुल के सामने आए, ताकि एक मैच तगड़ा नज़र आए वहाँ पर, क्योंकि उधर के जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी बेहतर फॉर्म में नज़र आ रहा है। मैंने कहा अभी इतनी देर से ये हो रहा था, मैं बोलने लगता था तो आप बोल पड़ते थे। मैंने कहा मैं वो मेजबान बनूं जो मौका दे अपने मेहमान को। अच्छा बात भाई, क्योंकि पिंडी की बात करें, मुझे बताया कि पिंडी में दोनों टीम्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्या टॉस मैटर करेगा? टॉस बज़ाहिर तो इस HBL PSL में टॉस मैटर नहीं किया, क्योंकि अगर आप पीछे चले जाएं तो मौसम डिफरेंट है, वो मतलब वो उस तरह से है नहीं, तो जब चेस करते हैं और इतना बड़ा स्कोर, अभी तक कोई सवाए एक मैच के उसके अलावा कोई बड़ा चेस नहीं हुआ, और पिंडी में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। पिंडी पे जब आपने पहले बैटिंग करके 200 कर लिया, उसके बाद ना मतलब क्लोज मैच भी एज सच नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि वो फैक्टर है चेसिंग का। लेकिन टीमें, जो भी टीम आती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड आती है, कोई भी टीम आती है, वो टॉस जीती है, पिच देखती है बहुत अच्छा पिच है यार, हम चेस कर लेते हैं। लेकिन
आप ये देखें कि चेस करने में कोई एडवांटेज नहीं है। पिछली दफ़ा जब फरवरी मार्च में होता था PSL तो एडवांटेज था, थोड़ा सा गेंद थोड़ा सा गीला होता था, थोड़ी ओस पड़ती थी, बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आता था। और फिर जब वो पिंडी में ऐसा है कि जब एक दफ़ा चौके लगना शुरू हो जाए तो फिर रुकता नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा फ़र्क है, बल्कि बेहतर है कि आप बैटिंग पहले करो और ज़्यादा रन्स लगा दो, क्योंकि ट्रेंड यही रहा है कि जब आपने 200 क्रॉस कर लिया तो अगली टीम चेज नहीं होते, चेस नहीं होते। व्हिच इज व्हाई कि कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी सना हु हैज गॉट द मोस्ट चेजिंग प्रोएस। अगर देखा जाए, देखिए पेशावर चेस पे इतना उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम अगेन बॉलिंग की बात कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, बैटिंग उनकी फिर भी डीपर है। अगर हम उनकी बैटिंग को देखते हैं तो वो फिर 6-7वें नंबर तक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आप समझते हैं कि वो मैच को फिनिश कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर वो देखा जाए तो वो इतना माइंड नहीं करेंगे। कराची एक एग्रेसिव टीम नज़र आती है, वो रन्स ऑन द बोर्ड लगाना चाहते हैं। तो आई थिंक कराची तो डेफिनेटली बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहेगा, जिस तरह की उनकी बैटिंग फॉर्म चल रही है। लेकिन पेशावर का जो दोनों अगर मुकाबला करेंगे, उनकी इस वक्त ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे नज़र आती है, तो इवन दो कि बाबर की अभी वो फॉर्म नहीं है जो हम चाहते हैं, बट स्टिल अगर बाबर चेज में हों और एक एंड उन्होंने संभाला और 2-3 मैचेस जीते भी वो चेज में, तो आई थिंक वो चेज को इतना उनके लिए मुश्किल मतलब नहीं देखेंगे कि वो ज़्यादा मुश्किल हो उनके लिए। एग्जैक्टली, वंडरफुल। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, और जब वक्फे के बाद वापस आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कल हमने तफसीली बात की। अब चूंकि ICC के हवाले से अगर बात करते हैं तो सरप्राइज तो हमारे पास जरूर है, लेकिन ICC टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से भी हम जरूर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल तो है, बात तो करनी होगी। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ऑब्वियसली प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने कराची की पेशावर ज़ल्मी के बारे में बड़ी इन डेप्थ बात की है, और कल इंशाल्लाह जब उनका मैच देखेंगे तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी अपने एक्सपर्ट्स के हवाले से भी जो उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद अगले प्रोग्राम में मैं ज़रूर उस बारे में सवाल जवाब करूँगा। अब मैं आना चाहता हूँ ज़रा ICC टेस्ट चैंपियनशिप की जानिब, जिसका मेरा ख्याल है फाइनल विल बी इज ड्यू ऑन 11th टिल द 15th इन लॉर्ड्स एज वेल। और अगर हम टॉप 2 टीम्स को देखते हैं इस दफा, तो ऑस्ट्रेलिया तो बेशक एक ऐसी टीम है जो हर फाइनल में नजर आती है। व्हाट इज अनयूजुअल इज फॉर अस टू सी दैट इट्स गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी वाजिब भाई, साउथ अफ्रीका इज सेट टू प्ले द ICC टेस्ट चैंपियंस। देखिए साउथ अफ्रीका ना, हम पहले बात करते थे कि ये नॉकआउट में हार जाते हैं, फिर अब ये है कि एक नॉकआउट ये जीत जाते हैं, फाइनल तक पहुंच जाते हैं। इस ICC टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में नॉकआउट मैच एक ही है, वह फाइनल, तो इनको जीतना चाहिए। मेरा तो दिल है कि साउथ अफ्रीका जीते। मतलब इनको थोड़ी सी क्रिटिसिज्म ये हो रही थी कि जी इन्होंने तो टॉप टियर वाली टीम से इतने मैच नहीं खेले हैं, वो तो उनका इशू नहीं है, वो तो जो साइकिल है, जो टीमें आएंगी उनके खिलाफ ही खेलेंगे। आप इन्होंने न्यूजीलैंड जब टीम एक भेजी तो बिल्कुल ही नई टीम भेजी, क्योंकि उससे पहले SA-20 डिसाइड हो चुका था, तो SA-20 के प्लेयर्स गए ही नहीं थे, बिल्कुल ही नई टीम भेजी थी। और कप्तान भी मेरा ख्याल, उस कप्तान का भी शायद मुझे लगता है कि शायद उसका डेब्यू था जो वो मैच खेला, तो वो भी आप फैक्टर इन करें। लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत डेंजरस साइड है। अब इशू ये है कि मैच होना है लॉर्ड्स पे, लॉर्ड्स का ओवल वाला पिच नहीं है, ओवल वाला पिच शायद साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ज़्यादा सूट करता है। लॉर्ड्स में स्पिनर भी इन प्ले आएगा, तो स्पिनर कौन खिलाते हैं वो देखना पड़ेगा। प्लस नोकिया को इन्होंने नहीं रखा, तो कंसिस्टेंसी रखी है इन्होंने अपनी सिलेक्शन में। नोकिया का बयान भी आया कि मैं 3-4 महीने से स्क्वाड पे नज़र भी डाल लेते हैं ज़रा, 3-4 महीने से मैं फिट हूँ, लेकिन उसको नहीं रखा क्योंकि इन्होंने वही प्लेयर्स रखे हैं जो कि जिन्होंने इनको फाइनल तक पहुँचाया है। कॉवन बॉश है, रबाडा और नगीडी तो हैं ही हैं, पैटरसन आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी 5 आउट किए, वो मतलब इनका एक स्टॉक बॉलर है। यानसन गेम चेंजर है, बट बैटिंग में रायन रिकल्टन, माकरम, बेडिंगम पे इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है, और बहुत इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी तक उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी। और बाजिब भाई, यू नो साउथ अफ्रीका पेस बैटरी इन इंग्लिश कंडीशंस, उनकी अगर हम पेस बैटरी है नहीं ना, जॉनसन और रबाडा हैं सिर्फ। बिल्कुल, आप नोकिया को इसमें देखना चाहते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने नोकिया को सिलेक्ट नहीं किया।
और उसने उसका बयान आया कि मैं पिछले 3-4 महीने से मैं फिट हूँ, तो मैं खेल सकता हूँ, लेकिन सिलेक्टर्स मतलब एज सच मैं रेस्ट पे नहीं हूँ, मुझे ड्रॉप किया गया है। तो वो इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है वो कि हमें जो इस फाइनल तक लेके आया है उन्हीं प्लेयर्स से हम परसिस्ट करेंगे, और उन्हीं प्लेयर्स को उन्होंने रखा है। लॉर्ड्स पे आई थिंक महाराज का काफ़ी एक रोल, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। लॉर्ड्स सेकंड इनिंग्स में ना बॉल थोड़ा नीचे भी रहना शुरू हो जाता है और स्लो भी आता है। तो सेकंड इनिंग्स में आपको याद होगा यासिर शाह ने हमें टेस्ट मैच वहाँ पे जिताया था, और सेकंड इनिंग्स में उसी की वजह से मेरे ख्याल शायद 10 आउट कर गया था उधर लॉर्ड्स में। तो लॉर्ड्स पे स्पिनर का फैक्टर ज़रूर आता है, तो देखना होगा कि महाराज इनको वहाँ पे कितना, बॉलर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आया कि वो इस स्टेज पे आके इतने बड़े फाइनल में आके दे सकेंगे या नहीं। सो लेट्स मूविंग ऑन टू ऑस्ट्रेलिया नाउ। ऑस्ट्रेलिया सना T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, टॉप पे ही नजर आते, और जो अब उनके स्क्वाड में मजेदार बात नजर आती है कि उनके जितनी बिग गन्स हैं वो सब स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो हाउ डू यू सी ऑस्ट्रेलिया कमिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? आई थिंक बहुत बड़ी सीरीज इन्होंने इंडिया से जीती है, जो ये यहाँ तक पहुँचे हैं। पहला मैच बहुत बुरी तरह हारे ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद जो कमबैक इनका नज़र आया, और पैट कमिंग्स की कप्तानी की जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितने फॉर्मेट्स में इनको आप कप्तानी करते देखते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनका रिकॉर्ड नज़र आता है। उस्मान ख्वाजा इनके पास है, सैम कॉन्स्टेंस, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक चेंज ही करने की कोशिश की है, जिस तरह से आके खेलना शुरू किया है। लबुशेन है, स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड हैं, इनके 11 बनानी मुश्किल इधर से बैठ के आपको लगती है। पेस बैटरी भी पूरी है, मिचेल स्टार्क भी हैं, जॉश हेजलवुड ऑब्वियसली इनको बहुत फ़ायदा देंगे। फिर नेथन लायन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली इसके अंदर होगा लॉर्ड्स टेस्ट के अंदर, और मतलब एक्सपीरियंस से भरी हुई टीम नज़र आती है। आप बैटिंग को देख लें, आप बॉलिंग को देख लें, फास्ट बॉलिंग देख लें, स्पिनर्स देख लें, एक बहुत कंप्लीट टीम नज़र आती है। पर साउथ अफ्रीका को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये प्लेयर्स इनको पूरा ये टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल तक लेके आए हैं, मैनेजमेंट ने भी उनको स्टिक किया है, और फिर जो इनके पेस बैटरी की बाज़त भाई बात करते हैं, इनके पास ऑलराउंडर्स मौजूद हैं जो कि बैटिंग में भी एक फाइट ज़रूर दिखाएंगे। बियान मोल्डर की बात कर लें, मार्को जेनसन की बात कर लें, ये वो प्लेयर ज़रूर हैं जो कि सिर्फ एक स्किल से फाइट नहीं करते हुए नज़र आएंगे। आपको नज़र आएगा कि ये बैटिंग से भी अपनी टीम के लिए बड़े क्रूशल कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे। आपकी तैयारी सना अभी से बहुत अच्छी है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया की जब आप उनका करियर ख़त्म होता है तो वो प्लेयर्स ये बात करते हैं कि हम इतने वर्ल्ड कप्स या इतने ICC इवेंट्स जीते हैं, एज इन वो काउंट ये करते हैं कि हमारी इतनी ट्रॉफीज़ है। अब इस टीम में ना मुझे ऐसा लगता है कि 3 प्लेयर्स या तो इसके बाद रिटायर हो जाएंगे या मज़ीद 6-8 महीने खेलेंगे। ख्वाजा तो खैर रिटायर ही हो जाएगा। आई थिंक स्मिथ और लायन भी वेरी क्लोज टू रिटायरमेंट है। तो उनके लिए ये फाइनल बहुत बड़ा फाइनल है, क्योंकि वो यही चाहेंगे कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीतें और एक और हमारे नाम हो एक ICC इवेंट, उसके बाद हम रिटायरमेंट लें। और ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं, वार्नर चला गया, लेकिन ये जो 3 प्लेयर्स हैं ये अपने करियर के उस स्टेज पे हैं जहाँ पे वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमने रिटायरमेंट कब लेनी है और कब हम अलविदा करेंगे। तो वो उनके लिए बहुत बड़ा फाइनल है। मतलब आप ये अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे कि वो जो प्लेयर्स हैं उनका ये एक्सट्रीम केस ऐसे है कि हम जीत के ही जाएँ। Exactly, but thank you so much Bazi bhai for being with us. Thank you so much Madam Sana for being with us as well. और अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कि शायद ज़रूर सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि आने वाले दिन में जैसे हम सरप्राइज जो है वो सना से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद साउथ अफ्रीका भी हमें कोई ना कोई सरप्राइज इस ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जरूर दे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉर्नर। एक आखिरी सवाल बाजी भाई, नहीं बस वो यार एक आखिरी सवाल, सरप्राइज हो गया, ओवर टाइम लगेगा। बाजी भाई की देखिए बहुत आज देखें हम इवेंट से भी आए हैं, बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, उससे डायरेक्ट आपके पास आए। खाना भी आपने अभी तक नहीं खिलाया, तो आप सवाल सर आज आप इस मेजबान की मेहमान नवाजी चेक करेंगे, आप खाना खिलाते हैं, आपने टेंशन नहीं ले रही। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे ख्याल इसके बाद कोई और कुछ नहीं कहे। अल्लाह हाफिज, गेम ऑन है। थैंक यू सो मच।